नमस्कार। आज हम लोग पॉलिटी के विषय में एक नए अध्याय भारत का संवैधानिक विकास की शुरुआत कर रहे हैं। चलिए आज देखते हैं। बहुत ही अद्भुत विषय है और मैं सबसे पहले बताऊं पॉलिटी के बारे में। तो पॉलिटी का एग्जाम के दृष्टिकोण से मैं महत्व की थोड़ा बात कर लेता हूं मैं पहले। तो आप देखेंगे पॉलिटी, इससे यूपीएससी एंड ऑल पीसीएस इन सभी एग्जामों में प्रश्न आते हैं। और अभी रिसेंटली जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है, अगर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से मैं बात करूं, तो बीपीएससी में यहाँ से श्योरली मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। तो इसी कड़ी में आज हम लोग बात करेंगे और ये इसका प्रासंगिक महत्व हो गया। इसी के मद्देनज़र अब हम लोग बात करेंगे पॉलिटी के विषय में। जो एक अध्याय है, उस अध्याय का नाम है भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास। हम लोग इस कड़ी में आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। भारत के संवैधानिक विकास में आप देखेंगे, हम लोग सबसे पहले जिस मुद्दे पर बात करेंगे, इसके गठन के संदर्भ में बात करेंगे, समझ रहे हैं। फिर हम लोग इसके इतिहास के बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग इसके सदस्य के बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग इसके कार्यशैली, इन तमाम मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। और आप देखेंगे इतना मज़ा आने वाला है आपको पढ़कर, आसानियों में बहुत मज़ा आने वाला है। हम लोग अब इसको क्रम से देखना स्टार्ट करते हैं, वैश्विक दृष्टिकोण से और भारत के दृष्टिकोण से भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं इसे साफ कर लेता हूँ। क्योंकि भारत का संवैधानिक विकास का इतिहास में जो मैं 4 टॉपिक अभी बताया हूँ, गठन, इतिहास, संवैधानिक विकास, इसमें जो हम लोग बात करेंगे अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया, गठन देखेंगे, इसका इतिहास देखेंगे और इसका सदस्य देखेंगे और कार्य देखेंगे। हम लोग एक एक पहलू को बहुत गौर से देखते हैं। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि वैश्विक दृष्टिकोण में अगर पूरे विश्व में कहीं पर संवैधानिक विकास के लिए सबसे अगर महत्वपूर्ण कोई चीज़ है तो वो क्या है? किसी भी देश का संविधान। आपको मेरी बातों से सहमत होना ही पड़ेगा। और हमारा देश इसकी कमी से जूझ रहा था, इसलिए हम लोगों ने एक माध्यम तलाशा। तत्कालीन भारत में जो अंग्रेज शासन कर रहे थे, उस दृष्टिकोण को देखते हुए हमारे भारत में जो मांग उठी वो था संवैधानिक विकास का। संवैधानिक विकास का। तो इस संविधान के विकास के लिए हम लोगों ने एक हथियार बनाया। हम लोगों ने सोचा कि पहले संविधान सभा बनाते हैं और संविधान सभा के माध्यम से संविधान को बनाएंगे। इसीलिए हम लोगों ने संविधान सभा के ये चार्ट बनाएंगे तो आप लोगों को बहुत लाभ होगा। ये फ्लो चार्ट, संविधान सभा, हम लोगों ने इस पर बल देने का प्रयास किया। तो आप लोग मुझसे क्रॉस क्वेश्चन पूछिए कि पूरे विश्व में सबसे पहले कौन थे या कौन देश था जो इसकी बात किया। हम लोग इसकी बात करते हैं। देखिए, अगर कोई पूछे आपसे पूरे संदर्भ में, पूरे विश्व में, कि सबसे पहले कौन व्यक्ति थे जो संविधान सभा की बात किए, तो वो व्यक्ति हैं इंग्लैंड के। वो व्यक्ति हैं इंग्लैंड के। ये नाम याद रखिएगा। एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन RSPCS में पूछा हुआ है। इंग्लैंड के एक व्यक्ति हैं सर हेनरी मैन। इन्होंने सबसे पहले इसका थॉट दिया था, विचार दिया था। सबसे पहले इनका विचार दिया।
अब हम लोग बात करेंगे, इन्होंने तो विचार दे के छोड़ दिया, इनको व्यवहारिक रूप में कौन लाया। तो हम लोग देखेंगे इसी कड़ी में कि संविधान सभा को व्यवहार में सबसे पहले जो देश लाया था वो देश है यूएसए एंड फ्रांस। ये दोनों देश सबसे पहले इसको व्यवहार में लाया। अब आपके मन में एक लाजमी सा सवाल उठ रहा होगा कि भारत के संदर्भ में कौन आया। आना भी चाहिए क्योंकि हम भारतीय हैं और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। चलिए देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसके लिए भारत के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में। देखिएगा, भारत के संदर्भ में जो सबसे पहले व्यक्ति इसका दर्शन दिए थे, दर्शन अर्थात फिलॉसफी, संविधान सभा की फिलॉसफी की जो बात किया था, संविधान सभा का जो दर्शन दिया था वो व्यक्ति, तो आप ऐसे लिख सकते हैं संविधान सभा का दर्शन, संविधान सभा का दर्शन सबसे पहले कौन दिए। तो याद रखिएगा, हालांकि ये प्रश्न आज तक नहीं आया है लेकिन आपको ये ध्यान रखना है ये चीज़, इनका जो दर्शन दिया था वो थे तिलक महोदय, बाल गंगाधर तिलक। आप पूरा नाम लिख लीजिएगा, बाल गंगाधर तिलक। अब यहाँ से आपको ये समझना है, आप एक क्रॉस क्वेश्चन मुझसे करते हैं कि तिलक ने कब दिया और किस बिल के माध्यम से दिया। बिल इट मीन्स विधेयक। तो याद रखिएगा, इन्होंने एक बिल लाया था, उसी के माध्यम से उन्होंने अपना विचार डाला था, दर्शन डाला था। वो बिल था 1895 का स्वराज विधेयक, स्वराज विधेयक। इसके माध्यम से उन्होंने सबसे पहले मांग किया था। हम आते हैं इसके अगली कड़ी में। संविधान सभा का दर्शन तो तिलक ने मांग लिया। अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद इनको कौन मांगा, क्रम में कौन लाया। तो हम लोग देखते हैं एक हमारे देश में व्यक्ति हैं, उनका नाम है महात्मा गांधी। हमारे देश की आज़ादी के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाएं और हाल में ये काफ़ी चर्चा में रहे हैं। लोगों को कुछ नहीं जाता है, वो बोल देते हैं कि एक गाल बढ़ाने पर लोग बोलते हैं उसे भीख में आज़ादी मिली है, तो वो मुगालते में जी रहे हैं और उनको गांधी को भी 100 जन्म तक पढ़ना होगा। चलिए देखते हैं। महात्मा गांधी ने संविधान सभा का भारत के संदर्भ में 1922 ईस्वी में सबसे पहले मांग किया था। कब मांग किया? 1922 में। ये प्रश्न पूछा हुआ है। ये कहाँ पूछा हुआ है? तो बिहार एक एग्जाम लेती है MVI का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसीलिए आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि महात्मा गांधी ने 1922 में इसका मांग किया। ये क्रम से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो फिर देखिएगा, रांची में एक अधिवेशन हुआ था 1934 में, उसे कहते हैं स्वराज अधिवेशन। अगर प्रश्न आपसे पूछे कि भारत के संविधान सभा का मांग किस राजनीतिक पार्टी ने किया, तो आप निसंकोच स्वरूप बोलें कि स्वराज पार्टी 1934 के रांची अधिवेशन, जो वर्तमान के झारखंड में है। तो आप यहाँ देखेंगे स्वराज पार्टी। और हाँ, आप लोग याद रखिएगा एक बात मैं बताऊं, यहाँ पर मैंने लिखा था स्वराज पार्टी, यहाँ में लिखा था तिलक महोदय के समय में स्वराज विधेयक। ये दोनों अलग अलग चीज़ है। स्वराज विधेयक अलग है और ये पार्टी अलग है। तो स्वराज पार्टी 1934 रांची में भारत के संविधान सभा की मांग की गई थी। तो ये मांग जब चली और जोर पकड़ लिया, तब हमारे देश के संविधान के एक बहुत बड़े व्यक्ति माधवेंद्र नाथ राय, जिसे शॉर्ट में आप लोग जानते होंगे, किताबों में, पुस्तकों में, गाइडों में आपने पढ़ा होगा, उनका नाम है M.N. रॉय। M.N. रॉय महोदय ने भी 1934 में संविधान सभा की मांग की बात कही है। मैं इसे साफ करता हूं, आप लोग मेरे ख्याल से राइट डाउन तो कर लिए होंगे। आगे हम इसको साफ करते हैं और यहां से हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। इसी कड़ी में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, M.N. रॉय ने इनका मांग कर लिया 1934 में।
अब हम लोग देखते हैं कि आगे क्या होता है, हमारा संविधान सभा का जो मांग है वो फुलफिल हो पाता है अथवा नहीं हो पाता है। देखिए क्या होता है, अगस्त 1900, बहुत अच्छे से समझिएगा, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आईएएस एंड पीसीएस में आए हुए हैं। आपको दिख रहा होगा अगस्त 1940, इसे हम लोग अगस्त प्रस्ताव भी कहते हैं, इसे हम लोग अगस्त प्रस्ताव भी कहते हैं। अगस्त 1940 में भारत में शासन कर रहे अंग्रेजों ने, अगस्त 1940 में, जिसे हम लोग अगस्त प्रस्ताव भी कहते हैं, अंग्रेजों ने यह स्पष्ट रूप से माना। अब समझिएगा, अगस्त 1940 में अंग्रेजों ने यह स्पष्ट रूप से माना कि भारतीयों का एक संविधान होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए। अंग्रेजों ने माना कि संविधान होना चाहिए। ये हमारी एक पहली जीत थी, लेकिन इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली थी। अंग्रेजों ने यहाँ पे कहा कि ठीक है, आपका संविधान तो होगा, लेकिन इन्होंने यहाँ एक क्लॉज लगाया कि इसके सदस्य, यहाँ मैं सभा लगा देता हूँ, भारतीयों का एक संविधान सभा होना चाहिए। इन्होंने अंग्रेजों ने क्लॉज लगाया कि इसके यहाँ पर इसके लिए आया कि इसके सदस्य सभी भारतीय होंगे, इसके सभी सदस्य भारतीय होंगे। तो आप बोलेंगे इससे समस्या क्या होगी? बहुत सारी समस्याएं थी। शासन हमारे देश में अंग्रेज कर रहे थे और हम संविधान सभा बनाएंगे, उसमें हमारे सिर्फ अंग्रेज व्यक्ति होंगे, भारतीय व्यक्ति होंगे। ये कहाँ तक जाया जाए? हम लोग अपनी बात को कहाँ पे रखेंगे? इसलिए इस तर्क को हमारे देश में दो जगह खंडित कर दिया गया। एक, गांधी ने इसे नहीं माना, और दूसरा, उस समय की तत्काल देश की बड़ी पार्टी कांग्रेस ने इसका विरोध किया। इसके अलावा आप अन्य संगठन गाइडों में कहीं मिलेगा, अन्य संगठनों ने भी इसका विरोध किया, लेकिन ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। अगस्त 1940 के बाद, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा, इन्होंने हम लोग को खारिज कर दिया। ये क्रम याद रखिएगा, ये खारिज हो गया। इसके बाद जो हम लोग बात करने वाले हैं, आप लोग बहुत गाइड पुस्तक, बहुत सारी पुस्तकों में अपने पढ़ा होगा, वो भी हम लोग देखते हैं, बहुत मजा आने वाला है। इन प्रक्रिया के बाद हमारे देश में संविधान सभा की मांग और जोर पकड़ी, और हम लोगों ने इस कड़ी में जो सबसे पहले काम किया, वो व्यक्ति थे हमारे देश में आए, उसका नाम था क्रिप्स मिशन। मिशन का अर्थ होता है उद्देश्य, लक्ष्य। हालांकि ये एक व्यक्ति का नाम है, इनका पूरा नाम था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। आपके मन में जाहिर सा बात है, सवाल बहुत सारा उठा होगा। पहला सवाल आपके मन में उठा होगा, क्रिप्स मिशन भारत क्यों आए? दूसरा सवाल, कब आए? सबसे पहला ये आपने सोचा होगा कि ये कब आए। तो आप याद रखिएगा, ये हमारे भारत में 23 मार्च 1942 को आए। कब आए? 23 मार्च 1942 को। इनका आने का उद्देश्य क्या था? इनका आने का उद्देश्य था भारतीयों का क्या होना? संविधान सभा होना। भारतीयों के संविधान सभा का निर्माण के लिए तैयार हो गए थे, सभा होना, ये तैयार हो गए थे। लेकिन इनके क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव में यह स्पष्ट लिखा हुआ था कि भारतीयों का संविधान सभा, देखिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग याद रखिएगा कि भारतीयों का संविधान सभा बनेगा, तैयार होगा, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीय संविधान होना ये दिए। लेकिन इन्होंने अपने मिशन के प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से लिख दिया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमारे देश का संविधान सभा बनेगा। इससे हमारे देश में कोलाहल मच गया और दो व्यक्ति नाराज हुए अच्छा खासा, वो भी जानना आवश्यक है और ये बहुत बार पूछा है। वो दो व्यक्ति कौन है? एक व्यक्ति हैं हमारे देश के, थे गांधी जी। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन के इस प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। गांधी जी ने इस प्रस्ताव को क्या कह के आलोचना किया, ये प्रश्न कई मर्तबा पूछा गया है, तो याद रखिएगा, इसे कहा है
पोस्ट डेटेड चेक। एंड दूसरे व्यक्ति जो इनका आलोचना किए थे वो थे पंडित नेहरू। पंडित नेहरू ने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को टूटते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक कहा था। टूटते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक कहा था। यहाँ के बाद हमारा जो संविधान सभा का मांग था 4 साल के लिए लगभग लंबित पड़ गया। अब हम लोग आगे देखते हैं ये किस रूप में पलटता है। देखिएगा, इस कड़ी में हम लोगों ने अब क्रिप्स मिशन तक आ गए। अब हम लोग देखेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है, कैबिनेट मिशन। सबसे पहले मैं बताऊं, आप लोग में से बहुत विद्यार्थी सिर्फ रटे होंगे, समझे नहीं होंगे कैबिनेट मिशन क्या है। तो मैं बताता हूं। कैबिनेट मिशन एक योजना है, एक प्लान है जो इंग्लैंड में, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इंग्लैंड में द्वितीय वर्ल्ड वार के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो यहाँ पर क्या मैं लिख दूँ 1942 लिख देता हूँ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक नई सरकार का गठन हुआ, नई सरकार बनी और उस सरकार का नाम था एटली। उस समय के जो पीएम बने थे उनका नाम था एटली, क्लीमेंट एटली उनका पूरा नाम था, याद रखेगा। इनका व्यक्तिगत एक स्वभाव था भारत के प्रति, एक बार पूछा गया है एसएससी में कि एटली भारत के प्रति विचार रखता था, 4 स्टेटमेंट दिया था, तो उसमें याद रखिएगा ये एटली भारत के प्रति उदारवादी विचार रखता था एटली। तो एटली की मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ, आगे मैं मंत्रिमंडल से पढ़ाऊंगा, मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ। इसी मंत्रिमंडल को क्या बोला गया? कैबिनेट बोला गया, कैबिनेट बोला गया। इसी कैबिनेट से, एटली के कैबिनेट से तीन व्यक्ति 24 मार्च 1946 ईस्वी को, 24 मार्च 1946 ईस्वी को भारत आए। आने का उद्देश्य स्पष्ट है, जाहिर है, जिसके लिए लोग लड़ रहे थे, भारतीयों का संविधान सभा बनाना। क्या बनाना? भारतीयों का संविधान सभा का निर्माण करना। यहाँ तक पहुँच गए। तो प्रश्न पूछता है यहाँ से 2 प्रश्न आते हैं बहुत महत्वपूर्ण। कैबिनेट मिशन में कितने व्यक्ति थे? तो 3। तीनों व्यक्ति का नाम पूछेगा। पहले व्यक्ति का नाम है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, दूसरे व्यक्ति का नाम है सर स्टोफोर्ड क्रिप्स, तीसरे व्यक्ति का नाम है A.V. अलेक्जेंडर। आप लोग को यह जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, ये पूछा भी गया। अब प्रश्न आपसे पूछेगा भारत के संविधान सभा को स्वीकार किस योजना के तहत किया गया। अगर यह सवाल आता है तो आपको याद रखना है कैबिनेट मिशन, सिर्फ योजना लगा देना है। प्रश्न पूछेगा भारत के संविधान सभा का स्वीकार या स्वीकृति किस योजना के तहत मिली, तो ऑप्शंस में कैबिनेट मिशन योजना लिखा होगा तो आपको उस पर टिक कर देना है। यहाँ से हम लोग अब हेडिंग हम लोग डालेंगे कि कैबिनेट संविधान सभा, हम लोग अब हेडिंग डालेंगे संविधान सभा। आप लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लिए होंगे, मैं मान के चल रहा हूँ संविधान सभा। क्योंकि अब हमारा संविधान सभा का जो मांग था वो पूरा हो गया, तो हम लोगों ने हेडिंग डाला संविधान सभा। यहाँ से आपको समझना है, अब बहुत मजा आने वाला है। देखिए कैसे। सबसे पहला आप पूछते होंगे या मन में सोच रहे होंगे, इस संविधान सभा में इसका निर्माण तो कैबिनेट मिशन कर दिए। अब आप सोचिए कि इस कैबिनेट मिशन में संविधान सभा जो निर्माण किया कितने मेंबर थे, तो मैं आपको बताऊं इसमें कुल 389 सदस्य थे। एक सवाल है, आप पूछिएगा किन्हीं से कि 389 ही क्यों निर्धारित किया गया, 320 क्यों नहीं हुआ, 260 क्यों नहीं हुआ, 540 क्यों नहीं हुआ, है ना लॉजिकल। तो याद रखिएगा तत्कालीन भारत में, उस समय के भारत में
हमारी देश की आबादी लगभग 40 करोड़ थी। देश की आबादी लगभग 40 करोड़ थी और कैबिनेट मिशन ने तय किया था, अभी आगे पढ़ाऊंगा मैं, कि प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक कैंडिडेट। तो आप ऑलमोस्ट इसमें आप भागा देंगे तो ये इतना निकल कर आएगा। अब हम लोग इसका विभाजन करते हैं, 389 का विभाजन करते हैं। आप किसी पुस्तक में, किसी भी गाइड में कैसे पढ़े हैं उससे बेहतर देखिएगा, इतने आसान तरीके से मैं समझाऊंगा, आपको बहुत मजा आएगा। देखिएगा ये 389 कहाँ कहाँ से थे, इसका विभाजन बताता हूँ। एक भाग था ब्रिटिश भारत का, एक भाग है ब्रिटिश भारत। दूसरे भाग में लिखिएगा आप देसी रियासत, देसी रियासत। अब हम लोग इसको तोड़ते हैं, तो आप ब्रिटिश भारत के नीचे में जो फ्लो चार्ट बना रहे हैं वहाँ पे आप 296 नहीं लिखिएगा, आप लिखिएगा 292 + 4। मैं बताऊंगा क्यों। और यहाँ लिखिएगा 93। तो 296 में 93 जोड़ेंगे तो ऑलमोस्ट इतना आ जाता होगा। अब देखिएगा ये क्या था और ये क्या था। ये तो इजी है, ब्रिटिश भारत का ही पार्ट था। ये समझना बहुत आसान, मुश्किल है लेकिन मैं आसान कर देता हूँ। ये 4 जो था ना, ये 4, इसे हम लोग चीफ कमिश्नरी क्षेत्र बोलते थे। फिर भी आप लोग, मैं मानता हूँ कोई नहीं समझे होंगे, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र में ऐसे समझा देता हूँ, मुझे 2 सेकंड लगेंगे समझाने में। देखिए ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र क्या थे, आप याद कीजिए अभी अपने भारत में कितने यूटी है, ऑलमोस्ट सभी लोग जानते होंगे, 7 या 8, खैर जो भी हो। तो जो स्थिति हमारे देश में भी हमारे यूटी की है, अर्थात संघ शासित प्रदेश की है, उस समय के भारत अर्थात तत्कालीन भारत यानी अर्थात 1946 के भारत में चीफ कमिश्नरी क्षेत्र 4 थे। जो स्थिति अभी हमारे देश के संघ शासित प्रदेश की है वह स्थिति इसकी थी। यहाँ से 3 बार प्रश्न पूछा गया है, 2 बार यूपीएससी में पूछा गया है और 1 बार बीपीएससी में पूछा है। ध्यान से देखिएगा, तो मैं सबका नाम लिख देता हूँ। पहले थे दिल्ली, ये अपने भारत का दिल्ली। दूसरा का नाम याद रखिएगा अजमेर, मारवाड़ा, ये हमारे राजस्थान का हिस्सा है। तीसरा याद रखिएगा कुर्ग, ये हमारे कर्नाटक का हिस्सा है। और चौथा याद रखिएगा बलूचिस्तान, ये हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है। तो यहाँ चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे और प्रत्येक क्षेत्र से सवाल कीजिए मुझसे, आपको मन में आ रहा होगा कि यहाँ से कितने मेंबर आए। तो याद रखिएगा प्रत्येक क्षेत्र से संविधान सभा में एक सदस्य गए थे। प्रत्येक क्षेत्र से संविधान सभा में एक लोग गए थे, यहाँ से सदस्य गए थे। तो ये इसका विभाजन है। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अभी आप लोग इस क्रम में क्या क्या विकास से होती हैं, क्या क्या बात होती हैं। ठीक है, देखिए अब हम लोग बात करेंगे, सदस्य तक हो गए, सदस्य के मेंबर्स तक पहुँच गए। अब हम लोग बात करेंगे संविधान सभा की बैठक के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे संविधान सभा की बैठक। देखिएगा संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी, प्रथम बैठक जिसे हम लोग बोल सकते हैं प्रथम बैठक, वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ये बहुत महत्वपूर्ण है, तथ्यात्मक दृष्टिकोण से यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों, मैं बता रहा हूँ। आप लोग जानते हैं प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? सभी लोग जानते होंगे। प्रथम बैठक के अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये क्वेश्चन जो मैं आगे बोलने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए, यूपीएससी का एग्जाम जो भी देने वाले हैं 67 उनके लिए।
प्रश्न पूछेगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष थे, कहाँ के थे? तो याद रखिएगा ये बिहार के थे। ये अस्थायी अध्यक्ष थे। आप लोग किसी पुस्तक में क्या पढ़े हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन एक नई और अच्छी बात बताने वाला हूँ। यही अध्यक्ष क्यों बने? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही अध्यक्ष क्यों बने? तो याद रखिएगा संविधान सभा के बुजुर्ग सदस्य सबसे थे, सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। फिर याद रखिएगा क्या इस बैठक में, देखिएगा बोर्ड, क्या इस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुने गए थे क्या? तो आप लोग बोलेंगे हाँ। तो वो भारतीय थे या इंग्लैंड के थे या ब्रिटेन के थे? देखिएगा इस बैठक में एक अस्थायी उपाध्यक्ष भी चुने गए थे, उपाध्यक्ष भी चुने गए थे। ये हमारे देश के नहीं थे, इनका नाम था फ्रैंक एंथोनी। इनका नाम था फ्रैंक एंथोनी। लेकिन कमाल की बात क्या है, ये इसी बैठक तक थे। इसके बाद यहाँ ही मैं क्लियर कर देता हूँ, आगे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ इसी बैठक तक सीमित रहे, ये याद रखिएगा। ये सिर्फ इसी, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, फ्रैंक एंथोनी सिर्फ इसी बैठक तक सीमित थे। लेकिन हमारे भारत में संविधान सभा की बैठक जब होने लग गई, इसके बाद कुल टोटल 12 हुई थी, तो अस्थायी उपाध्यक्ष का चयन हो चुका था, जिनका नाम था अस्थायी उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी। H.C. मुखर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग अपनी क्वेश्चन बुक को उल्टेंगे तो 2013 एंड 2017 राजस्थान PCS में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इस बैठक में क्या क्या काम हुआ देखिएगा। अब मैं बहुत अच्छी सी बात बताने वाला हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ये प्रश्न पूछा हुआ। अब सवाल उठता है कि प्रथम बैठक में कितने सदस्य ने भाग लिया? प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और इस बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो आपको यह बताना आवश्यक है कि इस बैठक में टोटल कुल 207 सदस्यों ने भाग लिया था। 207 सदस्यों ने भाग लिया। आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेंगे, करना चाहिए। आपको मैं पहले बताया था अभी 10 मिनट पहले कि पीछे वाले पेज पर कि इसमें कुल कितने सदस्य थे? 389। यहाँ भाग कितने ले रहे हैं? 207। यहाँ से UPSC में आप क्वेश्चन बुकलेट पलटिएगा और देखिएगा प्रश्न पूछा हुआ है स्टेटमेंट वाला, कब पूछा हुआ है? 2010 एक को बार पूछा है और एक बार पूछा है 2004 में। क्वेश्चन क्या है अभी आएगा आगे, ठीक है, देखिएगा बोर्ड। 207 सदस्य क्यों? क्योंकि इस बैठक में प्रथम बैठक में मुस्लिम लीग ने विरोध किया। दूसरा कौन विरोध किया? एक मुस्लिम लीग ने विरोध किया, दूसरा कौन विरोध किया? अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था संविधान सभा की बैठक में 93 देशी रियासत थे, देशी रियासतों ने विरोध किया। देशी रियासत, तो आप बोलेंगे कि सर मुस्लिम लीग तो चलिए ठीक है, विरोध समझ में आता है। ये अरे भैया इसे अपनी स्थिति का खुद अंदाजा नहीं था, ये किधर जाएंगे, भारत में जाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे, पूर्वी पाकिस्तान जाएंगे, इन्हें कुछ अंदाजा नहीं था। तो ये दोनों विरोध किए थे, इस वजह से 207 सदस्य ही प्रथम बैठक में आए थे। लेकिन एक बात, इसमें जब मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुए तो एक ब्रिटेन के व्यक्ति थे चर्चिल, उनका एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है जो प्रश्न पूछा हुआ है 2004 में। प्रश्न क्या है? चर्चिल ने कहा था संविधान सभा की प्रथम बैठक को लेकर, यह एक ऐसा विवाह है, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा आप लोग, यह एक, इस बैठक के बारे में, कि यह एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन, मेरे हाथ में देखिएगा, यह एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है।
ये स्टेटमेंट पूछा हुआ है। दुल्हन इट मीन्स मुस्लिम लीग गायब है। तो ये 9 दिसंबर 1946 की बैठक की बहुत महत्वपूर्ण बातें थी जो मैं आप लोग क्लियर कर दिया। और स्टेटमेंट वाला सवाल क्या पूछा था, संविधान सभा की बैठक में 207 सदस्य ने भाग लिया, इसके कारण क्या थे, तो मुस्लिम लीग का शामिल नहीं होना और देशी रियासत को अपनी स्थिति का पता नहीं होना। ये क्वेश्चन 2010 पूछा गया था। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं 9 के बाद 11 दिसंबर की ओर। आप लोग मैं मान के चल रहा हूँ सब नोट कर रहे होंगे। देखिएगा, संविधान सभा की दूसरी बैठक जो होती है वो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को होती है। इसमें कुछ खास नहीं, इसमें अपने बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महोदय इसके अस्थाई अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, लेकिन सवाल है यहाँ से पूछा जाता है, ये अस्थाई अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष वही हम लोग याद रखेंगे अस्थाई वाला में HC मुखर्जी। नेक्स्ट अगली बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से ये पूछा गया है और यहाँ से यहाँ पूछा गया है। क्या इस बैठक में दोपहर के बाद एक बहुत अच्छा काम हुआ था? क्या इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैं सिर्फ आधा लिखता हूँ, पंडित नेहरू ने एक प्रस्ताव पेश किया जिसे उद्देश्य प्रस्ताव कहा गया। लेकिन समय कम होने के कारण इस दिन इसे स्वीकार नहीं किया जा सका। तो सवाल उठता है, उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? प्रश्न पूछेगा आपसे एग्जाम में, उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? तो उद्देश्य प्रस्ताव सरकार की नीतियों का कायदे रूप से मूल्यांकन की आधारशिला है। तो उद्देश्य प्रस्ताव को इस बैठक में स्वीकार तो नहीं किया गया, लेकिन अगली बैठक 13 दिसंबर के बाद आ जाइए आप, ये होगा समथिंग शायद 22 जनवरी 1947 है। 13 दिसंबर 1946 और ये 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। इसे स्वीकार कर लिया गया और इसे स्वीकार करने के बाद इसे 3 नामों से हम लोग जानने लगे। इसे हम लोग प्रस्तावना कहने लग गए, इसे हम लोग उद्देशिका कहने लग गए, इसे हम लोग उद्देश्य प्रस्ताव भी कहते हैं। तो 3 हिंदी में और एक इसका इंग्लिश में नाम है, उसे हम लोग प्रियम्बल भी कहते हैं। तो ये हो गई इस तरह की बातें। अब हम लोग जो अगला टॉपिक का हेडिंग देखेंगे, प्रथम संविधान सभा की बैठक में क्या कोई विवाद हुई थी? हाँ, हुई थी। एक विवाद का हम लोगों ने जिक्र किया है, एक विवाद का जिक्र भी बाकी है। देखिएगा, आप उसे प्रथम नहीं कहेंगे, प्रारंभिक कह लीजिए। हेडिंग आप लोग डाल सकते हैं प्रारंभिक संविधान सभा में विवाद। तो भैया आपको आश्चर्य लग रहा होगा कि किसके लिए विवाद? तो उस व्यक्ति के लिए विवाद की बात चल रही है जो हमारे संविधान के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका को अदा किए हैं। उनका नाम है डॉक्टर अंबेडकर महोदय। डॉक्टर अंबेडकर महोदय के बारे में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये सबसे पहले चुनाव लड़े थे बॉम्बे से। ये याद रखिएगा, ये क्रम, ये प्रश्न पूछा गया यहाँ से। कहाँ से लड़े थे? बॉम्बे से। परिणाम क्या हुआ? ये हार गए। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डॉक्टर अंबेडकर प्रथम बार चुनाव कहाँ से लड़े? बॉम्बे से। प्रथम चुनाव कहाँ से लड़े? बॉम्बे से, लेकिन ये हार गए। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर को मुस्लिम लीग ने मदद किया और इनको चुनाव लड़ाया बंगाल से। कहाँ से लड़ाया? बंगाल से। बंगाल में किस क्षेत्र से लड़ाया? ये याद रखिएगा, बंगाल में एक क्षेत्र है जयसुरा कुलना, यहाँ से इनको चुनाव लड़ाया। तो आप बोलिएगा मास्टर साहब विवाद क्या है? सीखिए ना विवाद क्या है। बॉम्बे से चुनाव ये अकेले लड़े थे, पहली बार हार गए।
बाद में मुस्लिम लीग ने इसको बंगाल के जयसुरा कुलना क्षेत्र से लड़ाया और लड़ाने के बाद परिणाम क्या हुआ, ये जीते और जीतने के बाद ये संविधान सभा का हिस्सा बने। 389 के ये सदस्य बने, संविधान सभा के ये हिस्सेदार हो गए। लेकिन काल के करवट साला को यह मंजूर नहीं था। क्या होता है देखिए, समय अपनी गति से चलना स्टार्ट करता है और दौर आता है अगस्त 1947 का। दौर आता है अगस्त 1947 का। सुनिए यहाँ कहानी है। अगस्त 1947 का दौर अर्थात हमारे देश की आज़ादी की बात नज़दीक आती है और विभाजन की रूपरेखा लगभग भारत और पाकिस्तान की तय हो गई होती है। इस वजह से भारत का और पाकिस्तान का बंटवारा होता है। तो जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो भारत और पाकिस्तान में पूर्वी पाकिस्तान का जो हिस्सा था, पूर्वी पाकिस्तान, आप इसे आधुनिक समय में बांग्लादेश बोल सकते हैं, जयसुरा कुलना उसी के हिस्से में चला गया। तो अब आप समझ सकते हैं जब ये क्षेत्र इसके हिस्से में चला गया तो अम्बेडकर साहब संविधान सभा के सदस्य फिर नहीं रहे। फिर चिंता का विषय हो गया और एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है BN राव। उनका पूरा नाम याद रखिएगा, बेनेगल नरसिंह राव। इन्होंने जाके मुलाकात किए, किससे? ये मुलाकात की डॉक्टर आरपी से। और डॉक्टर आरपी को उन्होंने बताया कि संविधान सभा में अब अंबेडकर महोदय नहीं हैं, आप कुछ कीजिए। तो इन्होंने एक पत्र लिखा। इन्होंने डॉक्टर आरपी उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष थे संविधान सभा के। पत्र लिखा। पत्र किनको लिखा? बॉम्बे के PM को। तत्कालीन भारत में उस समय में, अर्थात ये बात चल रही 46 की, मिस मत कीजिएगा। उसमें बॉम्बे में PM हुआ करते थे और PM का नाम था BG खेर। एक बार इनका शॉर्ट नाम नहीं देके इनका पूरा नाम पूछ लिया था। बाला साहब गंगाधर खेर इनका पूरा नाम है, याद रखिएगा, BG खेर साहब। और BG खेर साहब को पत्र लिखा और पत्र में क्या था? पत्र में आरपी महोदय ने लिखा, डॉक्टर आरपी ने लिखा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को संविधान सभा में लाना है, इसके लिए बॉम्बे के किसी सीट को खाली कराना है। तो बॉम्बे के पूना संसदीय सीट से एक व्यक्ति थे M जयकर। बॉम्बे के पूना संसदीय सीट में एक व्यक्ति थे M जयकर। उन्होंने पूना का सीट खाली किया और इनके स्थान पर फिर डॉक्टर अंबेडकर साहब आए और वो संविधान सभा में गए। यहाँ तक आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। यही इनका विवाद था। अब हम लोग यहाँ से आगे देखते हैं। अब हम लोग यहाँ से आगे देखेंगे। ये विवाद हम लोग कर लिए। अब हम लोग यहाँ से आगे देखेंगे और पहुँचेंगे हम लोग BN राव के पास। अब हम लोग पहुँचेंगे। बात चली थी किसकी? हम लोग स्टार्ट किए थे BN राव, क्योंकि अभी थोड़ी सी बात किए थे ना कि इन्होंने ही सबसे पहले किनको? डॉक्टर आरपी महोदय को बताया। तो आपके पास इसकी बेसिक बात बताना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि इनका 2 स्वरूप था। आपको ही लगेगा अचानक ये कैसे समझ में आ गया कि ये कहानी कैसे जुड़ गया। ये कहानी से जुड़ी हुई है। इनका नाम लेना यहाँ बहुत आवश्यक है। तो पहले याद रखिए कि संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो ये क्या थे? ये सलाहकार थे। ये सिर्फ सलाहकार थे। हम लोग अब इस पर गौर नहीं करेंगे। तो आपसे आज तक क्या सवाल एग्जाम में भी नहीं पूछा गया, कोई पूछेगा भी नहीं। मैं बस कारण सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूँ। BN राव जो संविधान के सलाहकार थे, क्या ये इसके लिए पैसा लेते थे? तो आप याद रखिएगा, ये निःशुल्क काम कर रहे थे। क्यों काम कर रहे थे? ये प्रथम ICS अधिकारी थे, पता होगा। इनकी उपलब्धि बता रहा हूँ। दूसरा, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रथम जज थे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ये प्रथम जज थे। तीसरा, बर्मा का संविधान इन्होंने ही लिखा था। चौथा, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो बहुत बार पूछा जाता है और लोग यहाँ गलती करते हैं,
ये तो फैक्ट हो गया, लोग जानते हैं, ये भी किताबों में लिखा हुआ है, जानते हैं, लेकिन यहाँ पे जानना आवश्यक है। देखिएगा, BN राव ने एक प्रारूप लिखा, ड्राफ्ट तैयार किया, किस चीज़ का? तो आप याद रखिएगा, BN राव ने जो प्रारूप लिखा वो लिखा था भारत के संविधान का। तो इसमें क्या क्या था? इसमें 243 अनुच्छेद थे और ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में पूछा गया है। अनुच्छेद को इंग्लिश में शॉर्ट में आर्टिकल ART बोलते हैं। इसमें अनुसूचियाँ थी, जो BN राव ने जो लिखा था प्रारूप, क्या उसमें अनुसूचियाँ थी? सिर्फ अनुच्छेद थे? याद रखिएगा, इसमें अनुसूचियाँ भी थी। इसमें कुल 13 अनुसूचियाँ, शेड्यूल, उसको शॉर्ट में शेड्यूल बोलते हैं, 13 अनुसूचियाँ। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, जो जायज़ है, कि क्या ये जो 13 अनुसूची और 243 अनुच्छेद है, ये इस प्रारूप में, तो अंबेडकर साहब वाला कौन प्रारूप था? अब यहाँ पे मैं लिंक करूँगा, चूँकि बात अंबेडकर की भी हुई थी। तो इसी प्रारूप पर गौर कीजिएगा, इसी प्रारूप पर विचार करने के लिए एक समिति बनी थी जिसका नाम था प्रारूप समिति। प्रारूप समिति। बोर्ड थोड़ी गंदी है, आगे वाले वीडियो में प्रयास करूंगा ऐसा नाम मिले, और अभी थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, मैं बोल भी रहा हूँ। इसी प्रारूप पर, जिसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ हैं, इसी पर विचार करने के लिए एक समिति बनी थी, प्रारूप समिति। और इस समिति का गठन कब हुआ था? इस समिति का गठन हुआ था 24 अगस्त 1947 को। इस समिति का गठन हुआ था, 29 अगस्त करके दिएगा, 29 अगस्त 1947 में गठन किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर अंबेडकर साहब। डॉक्टर अंबेडकर साहब। इसमें सदस्य कितने थे? तो डॉक्टर अंबेडकर को अगर लेंगे, अध्यक्ष सहित पूछेगा, ये अध्यक्ष थे इनके, अध्यक्ष सहित पूछेगा तो 7 मारेंगे, और अध्यक्ष को छोड़ पूछेगा तो 6 मारेंगे, और इसका 6 का 6 सदस्य इंपॉर्टेंट है। तो मैं 6 सदस्य बोलता हूँ। पहला तो बोल दिया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दूसरा गोपाल स्वामी अयंगर, तीसरा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, चौथा KM मुंशी, पांचवा DP खतान साहब की मृत्यु हो गई थी, उनके जगह पे आए थे TT कृष्णामाचारी, उसके बाद N माधव राव, छठा मोहम्मद सदाउल्लाह। अब सवाल उठता है, प्रारूप समिति के जो सदस्य थे उसमें एकमात्र मुस्लिम लीग के मेंबर कौन थे? तो मोहम्मद सदाउल्लाह मुस्लिम लीग के थे। आप मुझे सवाल कीजिएगा, तो क्या संविधान सभा का जब विरोध किए थे मुस्लिम लीग, तो सदाउल्लाह कैसे आ गए? तो यह जरूरी नहीं है कि किसी पार्टी के विरोध पर कोई व्यक्ति सिर्फ शामिल ना हो। तो मोहम्मद सदाउल्लाह अपने स्वतंत्र निर्णय के आधार पर संविधान सभा की समिति में शामिल हुए थे। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि संविधान सभा की बैठक में एकमात्र मुस्लिम लीग के मेंबर कौन आए थे? प्रारूप समिति की बैठक में एकमात्र मुस्लिम लीग सदस्य कौन थे? तो याद रखिएगा मोहम्मद सदाउल्लाह। एक प्रश्न और बनता है यहाँ पर कि प्रारूप समिति जो है, ये जो इस पर विचार करने के लिए बनी थी, इस पर एकमात्र कांग्रेस सदस्य कौन थे? तो याद रखिएगा, इसमें एकमात्र कांग्रेस सदस्य KM मुंशी थे। KM मुंशी थे, ये हम लोग याद रखेंगे। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अंबेडकर साहब की कुछ पुस्तक को देख लेते हैं। अंबेडकर साहब ने 2 पुस्तक लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है हिंदू धर्म की पहेलियाँ। अंबेडकर महोदय ने 2 पुस्तक लिखी थी। एक पुस्तक है हिंदू धर्म की पहेलियाँ और दूसरी पुस्तक है पाकिस्तान के विभाजन पर विचार। जो ये दूसरी पुस्तक है पाकिस्तान के विभाजन पर विचार, ये 1940 में लिखे थे। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा और आपको सोचना अवश्य चाहिए एक सिविल सर्विस के एस्पिरेंट होने के नाते कि अंबेडकर महोदय 1940 में ये सोच रहे थे कि भारत और पाकिस्तान अलग हो जाएगा, और उसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक पुस्तक लिखी कि पाकिस्तान के विभाजन पर विचार, और दूसरी पुस्तक का नाम था हिंदू धर्म की पहेलियाँ। तो ये थी इनकी खास बातें। अब हम लोग इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं और देखेंगे संविधान सभा के कुल अधिवेशन हम लोग देखेंगे कितनी बैठक हुई।
संविधान सभा का अधिवेशन। यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं और बहुत गलतफहमियाँ भी हैं छात्रों के बीच में, अभी सब दूर हो जाएगा। याद रखिएगा, आप लोग को बहुत जगह कुल अधिवेशन की बात होगी तो आपको कहीं कहीं पुस्तकों में, गाइडों में 11 मिलता होगा, लेकिन हम लोग इस पर नहीं जाएंगे। कुल अधिवेशन जब भी पूछा जाएगा तो उत्तर मारना है 12। क्यों मारना है ये भी बताऊंगा। 12 को ऐसे समझिए, 12 को 11 + 1 करेंगे। 11 तो टोटल बैठक हुई, तो ये क्या था, अब देखिएगा यहाँ से मैं एरो निकालता हूँ। 24 जनवरी 1950 ये जो बैठक हुई थी संविधान सभा की अंतिम बैठक थी, और इस बैठक में 4-5 बहुत महत्वपूर्ण काम हुए। सबसे पहला काम, संविधान सभा को भंग किया गया। ये प्रश्न पूछेगा कि इस तारीख को कौन सा कार्य नहीं हुआ, तो जो मैं लिस्ट दे रहा हूं इस लिस्ट को याद रखना है, उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। संविधान सभा भंग हुआ। दूसरा, डॉक्टर आरपी को, एक शब्द लिखूंगा यहाँ पर और आगे इसका भी जिक्र करने वाला हूं, डॉक्टर आरपी को अंतरिम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। आपको मेरे शब्दों से इत्तेफाक शायद नहीं होगा, लेकिन मैं लिखूंगा निर्वाचित किया गया। तीसरा कार्य क्या हुआ, हमारे देश का जो एक गाना है जन गण मन, राष्ट्रगान जन गण मन को स्वीकार किया गया। चौथा कार्य क्या हुआ, अंतरिम संसद का निर्माण हुआ। देखिए फिर वही शब्द आया अंतरिम, एंट्रिम बोलते हैं इसे, अंतरिम को इंग्लिश में एंट्रिम बोलते हैं। एंट्रिम प्रेसिडेंट, एंट्रिम असेंबली का निर्माण किया गया। पांचवा यहां नहीं बताएंगे, पांचवा एक टॉपिक है अभी जस्ट इसके बाद, वहां पर बताते हैं। तो ये काम हुआ था 24 जनवरी 1950 को, तो इसीलिए टोटल बैठक कितना याद रखेंगे, 12। अब सवाल उठता है, संविधान सभा की जो बैठक हुई थी उसमें कुल कितने महिलाओं ने भाग लिया। आपको मैं बताना भूल गया कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितनी महिलाओं ने भाग लिया। तो याद रखिएगा, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसमें 9 महिलाओं ने भाग लिया था। 9 पुस्तकों में मिलेगा अलग अलग, कहीं 9, कहीं 15, कहीं 8, तो गलती नहीं करना है। संविधान सभा की प्रथम बैठक में 9 महिला, और टोटल संविधान सभा की बैठक में कुल 15 महिला ने भाग लिया था। याद रखिएगा। एक सवाल और पूछेगा, इन 15 महिला में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी, तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी राजस्थान में पूछा गया है, बेगम अय्याज रसूल। ये इनकी खास बातें, यहाँ गलती नहीं कीजिएगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक में 9 महिला और अंतिम बैठक में 15 महिला। एक काम और पूछेगा कि क्या हुआ था, चलिए बता ही देते हैं। 284 सदस्यों ने संविधान सभा के अंतिम प्रति पर हस्ताक्षर किया था। एक सवाल और पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीपीएससी को भी नोटिस करना है। बिहार से कुल कितने सदस्य थे संविधान सभा में, बीपीएससी वाले बहुत ध्यान से देखिएगा। बिहार से कुल संविधान सभा में 36 सदस्य थे, 36, ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग इसके आगे का टॉपिक देखेंगे। उस टॉपिक का नाम है संविधान सभा के द्वारा जो संविधान हमारा निर्माण हुआ कैसे हुआ और उसके क्या क्या कार्य थे। तो हम लोग मात्र 2 टॉपिक देखेंगे और ये इस अध्याय का आधा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग अपने कॉपी में हेडिंग डालिएगा, संविधान सभा का कार्य। आप लोग हेडिंग डालिएगा, संविधान सभा के स्वरूप लिखिएगा, प्रकृति लिखिएगा। हालांकि ये मेन से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर मैं यहाँ बताऊंगा। आप बोलेंगे कि सर ये तो इसका एक ही काम था, संविधान का निर्माण करना, लेकिन मैं बोलूँगा इसका 2 काम था। देखिएगा, एक काम था संविधान का
निर्माण करना। ये तो इसके लिए हम लोग लड़ ही रहे थे। और जो संविधान का निर्माण हो रहा था किसकी अध्यक्षता में, याद है आप लोगों को, मैं बताया हूँ, डॉक्टर आरपी महोदय। इसका एक काम और था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एक संसद शब्द का इस्तेमाल किया था, तो इसका एक काम और था, संसद के रूप में। संसद तो यहाँ आप लगा सकते हैं अंतरिम संसद के रूप में। आप सोचिए ना खुद कि राष्ट्रपति का चयन कैसे कर लेगा। संविधान सभा का काम था संविधान का निर्माण करना, ये राष्ट्रपति कैसे चुन लेगा भैया। तो राष्ट्रपति चुनने के लिए इसकी एक अलग काम थी, एक अलग स्वरूप था, एक अलग प्रकृति थी, वो था अंतरिम संसद। तो आपका सवाल यहाँ पर उठना चाहिए कि इसके अध्यक्ष कौन, यही थे, तो मैं बोलूँगा नहीं, इसके अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। तो आप बोलिए सर थोड़ा सा समझाइए 24 जनवरी 1950 के अंतिम राष्ट्रपति की प्रक्रिया। सुनिएगा, जिस दिन हमारा संविधान सभा भंग हुआ था उस दिन क्या हुआ, उस दिन गणेश वासुदेव मावलंकर ने एक चुनाव के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक प्रपत्र निकाला और इस प्रपत्र के माध्यम से उन्होंने नॉमिनेशन, जिसे बोलते हैं ना चुनाव में कि नॉमिनेशन कर, तो मात्र एक व्यक्ति बड़े थे जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष तो ये थे ही, यही डाले थे। एक ही आवेदन इनके पास पहुंचा था, वो आवेदन था डॉक्टर आरपी महोदय का। इनके अगेंस्ट में कोई खड़ा ही नहीं हुआ। इसीलिए आपसे प्रश्न पूछे कि हमारे देश का राष्ट्रपति चयनित है या मनोनीत, आप निसंकोच स्वरूप उत्तर दें। मैं बड़े ठोस तरीके से बोलता हूँ, ये निर्वाचित थे। तो आप बोले सर कैसे, तो प्रारूप समिति के एक मेंबर थे गोपाल स्वामी आयंगर, उन्होंने अपना एक प्रपत्र बाद में जारी किया, लिखा कि डॉक्टर आरपी महोदय तत्कालीन संविधान सभा में अंतरिम संसद के प्रथम अंतरिम राष्ट्रपति बने थे। ये प्रपत्र में लिखा गया है, इसी तरह से ये मेंशन है। ये हो गई संविधान सभा के स्वरूप। अब हम लोग देखेंगे आगे इसके लिए, बहुत लास्ट टॉपिक में चल रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग धैर्य बनाए रखेंगे। बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा है भी नहीं और मेरे ख्याल से मज़ा भी आ रहा होगा। अब हम लोग देखेंगे इसमें एक बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं महत्वपूर्ण है संविधान सभा का लागू होना, संविधान का लागू होना, संविधान का लागू। इसके बाद जो हम लोग अगला वीडियो देखेंगे इसका पार्ट 2, उसमें हम लोग अधिनियम सब पढ़ेंगे। लागू, तो याद रखिएगा हमारा संविधान बनकर कब तैयार हो, हमारा संविधान लागू कब हुआ, और लागू आंशिक हुआ या पूर्ण हुआ। तो मैं यहाँ पे एक शब्द लिखूंगा, हमारा संविधान सबसे पहले आंशिक स्वरूप में लागू हुआ। किस स्वरूप में लागू हुआ, आंशिक स्वरूप में लागू हुआ। कब लागू हुआ, ये लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949। अब बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। एक सवाल पूछा जाता है, मैं कई बार छात्रों से पूछा हूँ और सभी लोगों ने गलत उत्तर दिया है कि 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ तो कुल कितने अनुच्छेद लागू हुए थे। आज तक सभी लोग एक ही आंसर देते हैं 15, लेकिन मैं उसे सिखाता हूँ और समझाता हूँ, बोलता हूँ 16 बोलना है। तो याद रखिएगा जब हमारा आंशिक स्वरूप लागू हुआ था तो संविधान के कुल 16 आर्टिकल अर्थात अनुच्छेद लागू हुए थे। कितने, 16। अभी सब मैं कन्फ्यूजन दूर करूंगा। आप इस 16 को ऐसे लिखिएगा, 15 + 1। बताता हूं क्या, एक आर्टिकल है 394, तो ये जो एक अलग है ना, 15 क्या था वो बताऊंगा। ये जो एक अनुच्छेद है किसके बारे में है, ये 394 अनुच्छेद के बारे में। और इसमें क्या लिखा है, इसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा है, कि अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 380 अनुच्छेद लागू हैं। अर्थात इस 394 अनुच्छेद में इस 15 के बारे में चर्चा है, तो 16 हुआ ना।
तो आंसर हम लोग क्या मारना है, ये मारना है कि हमारा संविधान जब जिस दिन लागू हुआ था उस दिन कुल कितने अनुच्छेद लागू हुए थे, 16। तो कैसे आप समझाएंगे, 15 + 1, 15 में जो महत्वपूर्ण है मैं वो लिख दिया हूँ ये। अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल एक और महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा एक प्रश्न और पूछा जाता है कि आंशिक संविधान जब लागू हुआ था तो कौन सा हिस्सा सबसे अधिक लागू हुआ, तो याद रखिएगा भारत की नागरिकता। ये 5 से लेकर 9 तक जो है ये नागरिकता की बात किया है। 60 राष्ट्रपति के से है, 324 निर्वाचन आयोग से, 66 विभिन्न पार्टों की परिभाषा है, 67 उसी से संबंधित है, और 380 ये एक शब्द मैं थोड़ी देर पहले लिखा था, मैं बता देता हूँ, अंतरिम राष्ट्रपति। अंतरिम राष्ट्रपति आप किसी से पूछेगा बहुत लोग नहीं बता पाएंगे। अंतरिम राष्ट्रपति की चर्चा 380 में है। यह अनुच्छेद कितने दिन के बाद समाप्त हो गया, याद रखिएगा यह अनुच्छेद 2 साल के बाद समाप्त हो गया। 2 साल कब, 1952 से, जब हमारे देश में अस्थायी राष्ट्रपति का चुनाव हो गया था। मतलब अभी वर्तमान ये अनुच्छेद है, तो आप याद रखिएगा ये वर्तमान अनुच्छेद नहीं। हम लोगों ने 393 देखा, अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 395। हमारे देश के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, 395। इसमें क्या है, इसमें है कि हमारा देश आज़ाद कब हुआ, 15 अगस्त 1947 को, और हमारा संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। तो इसके बीच में हमारा देश किस पर चल रहा था, कुछ तो होगा ना जी शासन के लिए, प्रक्रियाएं, नियम, कायदा, कानून। तो याद रखिए 1935 के अधिनियम पर। तो 1935 का अधिनियम समाप्त होगा, इसमें लिखा हुआ है क्या, अब सुनिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि 1935 का अधिनियम समाप्त होगा और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 47 के स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर हमारा देश का रेगुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बातें 395 में लिखी गई है। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, क्लियर करता हूँ, क्या 394 में सिर्फ ये लिखा हुआ है, बाकी अनुच्छेद के बारे में कहाँ लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा 394 में एक बात तो ये लिखी हुई है, यहाँ पर मात्र 15 अनुच्छेद की बात है, ये खुद एक हो गया 16वां, ये एक 15 और ये खुद एक 16वां, तो बाकी अनुच्छेद कहाँ चले गए भैया। प्रश्न पूछेगा बाकी अनुच्छेद किस अनुच्छेद से लागू हुआ, तो याद रखिए इसी में लिखा हुआ है और करके कि बाकी अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 के बाद से खुद ब खुद प्रभावी हो जाएंगे। बाकी अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 से प्रभावित खुद ब खुद हो जाएंगे। दोस्तों आज मेरा क्लास यहाँ तक ही रहेगा, और आज मैं जितने भी टॉपिक डील किया हूँ इसका अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, चैप्टर 1 का ही पार्ट 2 मिलेगा। आगे के लिए आप लोग से मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।